नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास और ससुर पर बेटी करती थी अत्याचार। माँ को पता लगने पर बेटी को सिखाया ऐसा सबक कि बेटी के होश ठिकाने आ गए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। जगन जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी बीरवती की आंखों में गहराइयों से झांकते हुए कहा। बीरवती जी बोली, अजी मनाना क्या है, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे हम पर। चलो छोड़ो जी, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कुछ भी क्यों नहीं मांगा? आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपने बुढ़ापे में पेंशन कुछ बचाकर रखे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। जगन जी ने कहा तो बीरवती जी बोली, अजी कैसी बात करते हैं आप? अपने शादी के सालगिरह के शुभ दिन पर कोई ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से कैसे निकालता है? क्या? जाओ जी, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। बीरवती जी ने मुंह फुलाकर अपने घुटने मोड़कर बेड पर बैठ गईं। तभी जगन जी ने अपने उसी पुराने अंदाज में बीरवती को थोड़ा प्यार से छेड़ते हुए गाना गुनगुनाने लगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। बीरवती जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगीं और वो बोली, चलिए आज के खास मौके पर मैंने आपके लिए आपका फेवरेट लौकी का हलवा बनाया है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। बीरवती जी तुरंत रसोई घर में गईं और एक प्लेट में अच्छे से हलवा को सजाकर अपने पति के लिए लेकर आईं और कहने लगीं कि अपनी शादी के सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले हलवा खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतना बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारा साथ अब तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक ये साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। बीरवती जी और जगन जी हलवा खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू सीमा घर पर पहुंच गई और ये सारा नजारा देखने लगी और अपने सास ससुर को मुस्कुराता हुआ देखकर उसके तन बदन में आग लग रही थी। गुस्से में पैर पटकते हुए आई और बोली, जरा सी देर के लिए बाहर क्या निकली? आप लोगों ने मन मर्जी शुरू कर दी और ये क्या लौकी का हलवा बनाया है? मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाजत के बिना रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में जीव का चटोरापन कम नहीं हुआ। आप लोगों का थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई कि आप दोनों ने तो मौज मनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या तुम लोगों से? पैर कवर में लटके हुए हैं आप दोनों के और मेरे पीठ पीछे पार्टी चल रही है। ये सुनने के बाद जगन जी से रहा नहीं गया। उनके सब्र का बांध टूट गया और कहने लगे, बहू शायद तुम भूल रही हो कि ये घर तुमसे पहले हमारा है और हम इस घर में अपनी मनमर्जी से रह सकते हैं और जो जी चाहे वो पका कर खा सकते हैं। तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। तभी सीमा ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि ये आप लोगों का घर नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना
दरवाजा खुला है, आप लोग जा सकते हैं और आपका एक और भी बेटा है। हमने ठेका नहीं ले रखा आप दोनों का। फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया आप लोगों ने हमें, जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी जगन जी सहमी हुई आवाज में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? हलवा ही तो बनाया है। इस बात पर सीमा जोर से चिल्लाई, मुझसे पूछे बिना कैसे बनाया आपने ये हलवा? आपको यह मालूम नहीं क्या दूध कितना महंगा है? और फिर पैसे के पेड़ पर उगते हैं। अगर हलवा बनाना ही था तो मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा भी सब्र नहीं था? और फिर मुझे मावे के लड्डू बनाने हैं। बच्चे आकर मांगेंगे तो कहाँ से दूंगी? दूध तो तुम लोग गटक गए, हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर बीरवती जी बोली, बहू, मैंने ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध का हलवा बनाया है। बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर सीमा बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आगे से मेरी इजाजत के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर बीरवती जी बोली, बहू, हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं। कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय सीमा की मां शारदा देवी वहां पहुंच गईं। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुन ली, इसलिए वो वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गईं और वहीं खड़े खड़े सारा नजारा देखने लगीं। उन्होंने देखा कि सीमा ने झटक कर अपने सास ससुर के हाथ से हलवा की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूं। और आपका बेटा वो पहले हुआ करता था, अब वो मेरा पति है और पति की हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब जैसा मैं कहूंगी वही सब तुम्हें करना होगा। अपनी मनमर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सीमा गुस्से में तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। बीरवती जी और जगन जी की आंखें भर आईं और वो अपने भाग्य पर रोने लगे। बीरवती जी और जगन जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अमित, सुमित और छोटा बेटा राजू। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने तीनों बेटों को दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पढ़ा लिखा कर बड़ा बेटा तो डॉक्टर बन गया और सुमित वकील था। छोटा बेटा राजू फौज में भर्ती हो गया। माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। 2 बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा अमित तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर डॉक्टरी करने लगा, जबकि सुमित अपनी ड्यूटी पर रहता था। छोटे बेटा राजू की शादी अभी नहीं हुई थी। बीरवती जी और जगन जी अपनी छोटी बहू सीमा के पास रहते थे। सुमित अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे अमित को उनके कुछ कहने पर परवाह नहीं थी। वो केवल अपनी गृहस्थी में ही रम गया था और विदेश में रहता था।
सीमा को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वो बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले ही क्यों करें। इसलिए वो अपने सास ससुर को तंग करती रहती। जगन जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा। क्यों उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ पहुंचे कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बुढ़िया बूढ़ा इतनी बात सोच ही रहे थे कि तभी सीमा अपने कमरे से निकलकर आती है और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ उठिए और फर्श पर पड़े हुए हलवा को साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले। इतनी उम्र हो गई है और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों को रोमांस ही सूझ रहा है। सीमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति डर गए और बेचारी बीरवती जी ने आंखों में आंसू लिए फर्श को साफ किया और पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसुओं की धारा बहने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की ओट में खड़ी सीमा की माँ शारदा जी ये सब देखकर अंदर तक हिल गई थीं और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट गईं। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धंसे बैठ गईं। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गईं। वे लगातार एक ही दिशा में देखे जा रही थीं। तभी उनकी बहू कसक ने देखा कि उसकी सासू माँ परेशान लग रही है। कसक जो अपने सास का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल रखती थी, अपनी सासू माँ को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी, आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना, वो ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रही हैं। शारदा जी और उनकी बहू कसक की बात सुनकर शारदा जी का बेटा रचित भी वहां आ गया और बोला, क्या बात हो गई माँ, आप परेशान क्यों हैं? तभी शारदा जी रोते हुए बोली, बेटा मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम दोनों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर सीमा ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ ना पढ़ा सके। ऐसा कहते कहते बेचारी शारदा जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा ना करे। परंतु यदि उन्हें माता पिता को अपने बेटे की ये हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, ये केवल वही जानते हैं। आज वही सब शारदा जी पर बीत रहा था। वो अंदर से बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं सीमा के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वो अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ये सुनकर रचित गुस्से में आ गया और बोला, तो माँ, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आप उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर शारदा जी बोली, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक ना हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने
अपना चेहरा कैसे दिखाती, उनसे नजरें कैसे मिलाती। तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर शारदा जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ, ये बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हम सबसे अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर रचित हैरान रह गया। तभी कसक अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर वो आपकी बेटी हैं, और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी शारदा जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी सीमा को दुनिया की सारी खुशियां दी, सब कुछ दिया, लेकिन उससे अच्छा इंसान तक नहीं बना सके। तभी कसक ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी, वो सब छोड़ो, ये वक्त टूटने का नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी। आगे मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढांढस भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर शारदा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वो बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। भाई दूज के त्योहार से पहले ही सीमा हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए गोले और मिठाई खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोचकर वो मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। भाई दूज के त्योहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थीं, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। कसक बोली, आ गई दीदी, आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सीमा बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये बताइए कि माँ कहाँ है। सीमा की बातें सुनकर कसक ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होंगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती रहती हूँ। मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर सीमा हैरान रह गई। तभी रचित बोला, अरे सीमा, तुम आ गई, कैसी हो तुम? जीजाजी कैसे हैं? वो तो ठीक हैं, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? सीमा ने फिर से वही प्रश्न किया। परेशान होकर सीमा खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ, माँ, कहाँ हैं आप? देखो, आपकी सीमा आई है। सीमा का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु शारदा जी कुछ नहीं बोली। तभी सीमा की नजर बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदबख्त बाथरूम के बाहर पड़ी है। वो दौड़कर उनके पास चली गई। माँ, आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी सीमा ने अपने भाई भाभी को आवाज लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? सीमा रोते हुए पूछने लगी। इस पर कसक ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो, हर वक्त चटोरापन करती रहती हैं, इसलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर दिया था। इस बुढ़िया ने अब बार बार बिस्तर गंदा नहीं करेंगी, इसलिए
इन्हें बाथरूम के बाहर रख दिया मैंने। अब ज्यादा परेशानी नहीं करेंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर सीमा ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। इनकी इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? सीमा अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी कसक उन्हें बिस्तर से भी नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती है, ये कहते हुए कि ये बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। इस पर सीमा की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे ना थे। आप लोगों को क्या हो गया है? कसक ने कहा, दीदी, आप हमारे मामले में ना ही बोलें तो ठीक होगा। ये अब आपका घर नहीं है, ये घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहले हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी सीमा गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूं और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते? अरे, कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वो मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं, कितने बुरे तरीके से पेश आ रही हैं, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए। और भाभी, आप अगर इस घर की मालकिन हो तो ये घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप ये सब कैसे भूल गईं? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर शारदा जी को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय उठकर बैठ गईं और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये सब देखकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखकर सीमा गुस्से में खड़ी हो गई। ये सब क्या है माँ? तभी शारदा जी गुस्से में बोली, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब हैरान तो ऐसे होकर खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है, उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू जिस लिहाज में पेश आती है, उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वो अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उनके हाथ से छीनकर फेंक देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है, उन्हें तंग करती है। खाने पीने के लिए भी कुछ तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे ये सब बातें याद नहीं आई? ये सब बात सुनकर सीमा हैरान रह गई और बोली, आपको ये सब कैसे पता, कैसे मालूम है? बेशर्म लड़की, जब तुम अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओट में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उसी दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी कसक ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। ये सुनकर सीमा धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर शारदा जी बोली, सीमा, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन जिस आदमी की तू पत्नी है, उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है, उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकारती है, उनकी
बेइज्जती करती है। क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे अच्छा लगेगा? उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है, क्या वो तुझे कभी माफ कर पाएगा? अरे वो तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपनी भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती है, मुझे भगवान की तरह पूजती है। कितनी संस्कारी है वो, दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। और बेटी, तुम ऐसे कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही सीमा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही क्यों रखूं इन्हें, हक तो दोनों का बराबर है। इस पर सीमा की माँ शारदा जी उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है, लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वो तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वो उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो उनमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। माँ की बात सुनकर सीमा अपनी माँ और अपने भाई भाभी जी से माफी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने सास ससुर से माफी मांगती है और रोने लगती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। दोस्तों, हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति ही हमारी अनमोल धरोहर और विरासत है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।